नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RN TV और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। आज एक ऐसा पल जब राया के पूर्व अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित आज विदाई ले रहे हैं। आज नगर पंचायत राया के कार्यालय में उनको विदाई दी गई। सभी सभासदगण यहाँ पर मौजूद रहे, चेयरमैन मौजूद रहे, चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद रहे व नगर पंचायत से जुड़े हुए अन्य लोग भी यहाँ मौजूद रहे। बड़ा अच्छा विदाई हुई। अपनी भावनाएँ अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित जी ने साझा की। इसी दौरान मेरा विचार हुआ कि क्यों ना उनकी बातें जब वह जा रहे हैं यहाँ से तो जनता तक पहुँचाई जाएँ। इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूँ हमारे नगर पंचायत राया के अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित जी से। अखिलेश जी, पहले तो आपका नया कार्यकाल अब दूसरी जगह पर होगा, यहाँ आप कार्य कर रहे हैं। पहला आपका यहाँ पर चार्ज था, कैसा कार्यकाल रहा पूरा, कब आपका आना हुआ था? जी, मैं इससे पहले अध्यापक था। एक अध्यापक का कैरियर था 14 वर्ष का। उसके बाद एक संयोगवश एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। नगर पंचायत राया में मुझे पदस्थापित किया गया 18 जुलाई 2018 को, और 18 जुलाई 2018 से अनवरत रूप से इस नगर पंचायत को मैं सेवा देता रहा। ये कार्यकाल आपका पूर्व चेयरमैन मनोज शर्मा के दौरान जी, उस समय जो तत्कालीन अध्यक्षा थीं वो श्रीमती मनोज शर्मा थीं, और आज नए बोर्ड का गठन हो चुका है। आज वर्तमान में जो चेयरमैन साहब हैं वो श्री राजकुमार अग्रवाल जी हैं। तो मुझे परम सौभाग्य ये मिला कि मैंने 2 चेयरमैनों के कार्यकाल को देखा है और उनके साथ कार्य किया है। कार्य करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अध्यापक जीवन से प्रशासनिक जीवन के अनुभव बिल्कुल विभिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और उन अनुभवों को मैंने यहाँ पर प्राप्त किया है, बहुत कुछ सीखा है, प्रशासनिक कार्यशैली को सीखा है। आज लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कुछ दिन ही शेष हैं। आज मेरी विदाई यहाँ से हो रही है। आप सभी लोगों का प्यार रूपी विदाई आप लोगों ने दी है। मेरा स्थानांतरण बदायूं जनपद के बजीरगंज नगर पंचायत को हुआ है और अब मैं वहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए, जहाँ तक आपके अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से मुझे अन्य जहाँ पर भी स्थानांतरण हुआ है वहाँ पर भी आप लोगों की तरह ही मुझे सहयोग और स्नेह मिलेगा। इस तबादले को आप किस तरीके से ले रहे हैं? एक आगे और बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, या जो कार्यकाल था यहाँ पर अभी और आप इस दौरान राया में गुजारना चाहते थे? शासन कभी भी तबादला करता है वो जनहित में करता है। जनता को जहाँ अधिकारी की आवश्यकता होती है, शासन की नीतियों के अनुरूप स्थानांतरण किया जाता है। वो मुझे स्वीकार है, शहर स्वीकार किया है, और शासन ने मुझे बदायूं जनपद में सेवा के लिए भेजा है। मैं प्रसन्न हूँ, वहाँ पर भी जाकर के सेवा देने के लिए उत्साहित हूँ। वहाँ की जो नई चुनौतियाँ होंगी उन चुनौतियों को ग्रहण करूँगा और उनसे निपटने का भरपूर प्रयास होगा। शासन के नियमों के अनुसार ही वहाँ पर भी कार्य करने का पूरा प्रयास होगा। और 2018 में जैसा कि आपने बताया यहाँ पर कार्यकाल आपने ग्रहण किया था, उसके बाद परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हुई। 2020 में कोविड काल आया, काफ़ी लंबे समय तक कोविड की पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई। आप लगातार यहाँ कार्यरत रहे। हमारी आपकी कई बार कोविड के दौरान मीटिंगें होती थी, कार्य को लेकर हमारे और आपके संपर्क होते रहते थे, बातचीत होती थी। किस तरीके से लेते हैं उस बीच के कोविड के कार्यकाल को? प्रशासनिक अनुभवों में जो सबसे बड़ा मेरा अनुभव रहा वो प्रशासनिक चुनौती यही कोविड काल की थी, जो महामारी थी। यह केवल हमारे नगर पंचायत या हमारे जनपद या प्रदेश में नहीं थी, बल्कि यह विश्वव्यापी एक आपदा थी, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए, सराहनीय थे। और आज पूरा विश्व हमारे देश और हमारी सरकार की रणनीतियों की प्रशंसा कर रहा है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, हमारी प्रदेश की सरकार और उसकी नीतियों से हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और जनहानि रोकने में अपना पूरा योगदान दिया। वो एक ऐसी चुनौती थी जिसने बहुत कुछ नया सिखाया। यह केवल प्रशासनिक कार्यशैली में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारी सोच में भी परिवर्तन हुआ है, जनता की कार्यशैली में परिवर्तन हुआ है। आप देखते हैं कि कोविड काल से पहले कोई भी अगर बैठक हुआ करती थी या विचार विमर्श होता था, पत्राचार होता था, फिजिकली हम लोग वहाँ जाते थे। लेकिन कोविड काल में जैसा कि एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आया था, आपदा में अवसर, तो आपदा ने एक ऐसे माहौल क्रिएट किया कि वो हम लोगों ने उसको अवसर में तब्दील किया। जनता को मैनेज करना, जनता की जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, जो रोगी थे उनका ट्रीटमेंट कराना, कंटेनमेंट जोन बनाना, उनकी निगरानी रखना, वहाँ पर सेवाएं भेजना। यहाँ तक कि आपने ये देखा था कोविड काल के दौरान
बहुत ही समाज सेवी बंधुओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यहाँ पर कम्युनिटी किचन चलाई थी और किचन के माध्यम से हम लोग भोजन बनवा के घर घर भेजते थे। वो एक कर्तव्य के साथ साथ एक सुखद अनुभूति ये देता था कि संकट में मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो संकट में काम आ जाए, यह फीलिंग इतनी बड़ी होती है कि शायद दायित्वों से बढ़ कर के ये दायित्वों के निर्वहन करने से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। तो वो काम भी हम लोगों ने किया। और कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ आईं कि जब कोविड में किसी की डेथ हुई, उस परिस्थिति में हम लोगों ने उसका संस्कार तक कराया था ले जा कर के घाट पर, जिस समय लोग कोसों दूर भागते थे, कोविड से डरते थे, कोविड पेशेंट से डरते थे और मौत हो जाए फिर तो वो लोग जाते नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में अपने कर्मचारियों को लेकर के कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी थीं जिनका संस्कार समुचित तरीके से कराया। उस समय बहुत ही एक ऐसा अनुभूति होती थी कि मैं वाकई में मानवता के लिए काम कर रहा हूँ, अपने पेट के लिए, अपने जीवन यापन के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को भी कि इस लायक इस पद पर भेजा और वह पद का दायित्व निर्वहन करते हुए मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही थी। अगर नगर पंचायत की बात करते हैं तो सबसे पहले विकास की बातें सामने आती हैं। 5 साल आप यहाँ पर रहे, क्या ऐसे मुख्य कार्य रहे जो आप याद के तौर पर आपके साथ रहेंगे कि जब आप पहले कार्यकाल के दौरान राया में आए थे और इन विकास कार्यों में आपका योगदान रहा या आपके सहयोग से वो विकास कार्य यहाँ पर पूरे हुए? राया में जो जन समस्याएँ थीं वो सबसे प्रमुख जन समस्या आज भी बरकरार है। मुझे खेद है कि मैं उस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुँचा पाया। वो है ड्रेनेज सिस्टम। आप देखते हैं कि वर्षा काल में कई जगहों पर पानी इकट्ठा होता है। उसका मेन कारण क्या है कि इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है हमारे राया का। किसी भी नदी, किसी नहर या बड़े लंबे नाले से जल प्रवाह का बहिर्गामी प्रवाह नहीं होने के कारण वो सीधे तालाबों में जाता है और तालाब जब ओवरफ्लो होते हैं तो जो लोलैंड एरियाज़ हैं वहाँ की आबादी में पानी प्रवेश करता है, जिससे समस्या क्रिएट होती है। हम लोगों ने उसका अस्थायी समाधान किया था, जगह जगह पंप लगा करके उसको निकालना, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है मैं समझता हूँ। उसी को लेकर के सरकार की जो योजना चल रही है CWSAP और CSAP, तो उन पर मैंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया और CSAP जो प्लान चल रहा है वो इस समय जल निगम अर्बन के द्वारा हमारा प्लान बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी ही राया के लिए एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा कि किसी भी मोहल्ले में, किसी भी घर में कहीं पर भी सीवरेज का, नालियों का या पानी जल भराव नहीं होगा। वो पंपिंग स्टेशन के माध्यम से STP प्लांट तक जाएगा। STP प्लांट से जाकर फिल्ट्रेशन हो करके वो यूजेबल हो जाएगा, उपयोग कर सकते हैं। भले ही पोर्टेबल ना हो, पीने के लिए ना हो, लेकिन वो कृषि योग्य सिंचाई के लिए जल होगा, वहाँ से वो खेतों के लिए सप्लाई किया जा सकता है। इस तरह का प्लान अभी जल निगम अर्बन तैयार कर रहा है राया के लिए। मेरी आज ही बात हुई है वहाँ के JE साहब से, वो मिलना चाह रहे हैं यहाँ की साइट विजिट करके। तो मैंने अपने लिपिक से भी बोला है कि आप जा कर के उन सभी स्थलों का निरीक्षण कराएं और वो प्लान बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। शासन से ग्रांट मिलने के बाद वो प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा, फिर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसी आपने एक तो ड्रेनेज सिस्टम की बात की, अगर बात करें कूड़ा करकट की, तो कूड़े को लेकर भी एक लगातार यहाँ पर समस्याएं आती रही लोगों के सामने। कई चौराहे ऐसे थे जहाँ पर कूड़े की समस्या रहती थी। डंपिंग ग्राउंड में अगर इशारा करूँ तो डंपिंग ग्राउंड को लेके भी एक बड़ी ऊहापोह वाली स्थिति रही। क्या आप मानते हैं बलदेव के भी आप शासी अधिकारी रहे, शायद मैं अगर सही कह रहा हूँ तो आपके प्रयासों से यहाँ से कूड़ा बलदेव भी जाता था, तो अब आप जब जा रहे हैं तो इस समय क्या उम्मीद है कि उसको लेके क्या प्रक्रिया आगे चलने वाली है या पहले क्या समस्याएं आई? जो राया की दूसरी बहुत बड़ी समस्या रही है ड्रेनेज के बाद, वो ठोस अपशिष्ट के सम्यक निस्तारण की रही है। उसके लिए 2019 में शासन से जो धनराशि 15 वित्त के तहत प्राप्त हुई थी, उसमें डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए या यूँ कहें MRF सेंटर बनाने के लिए ज़मीन क्रय की गई थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल इश्यू बन जाने के कारण उसका निर्माण किन्हीं वजहों से नहीं हो पाया। लेकिन वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत ही क्रय किया गया है। उसमें किसी प्रकार का ऐसी अनियमितता या नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है जिसकी वजह से वो निर्माण न किया जा सके। उसका टेंडर किया गया, लेकिन कतिपय कारणों से उसका निर्माण उस समय संभव नहीं हो पाया। अभी जाते जाते मैंने कुछ महीनों पहले इसका टेंडर पुनः किया है और टेंडर के साथ साथ शासन में भी बात की है। शासन से आश्वासन मिला है, वो नियमानुसार तत्काल शीघ्र ही उसका निर्माण होगा
और निर्माण की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में प्रारंभ होने वाली है। स्थानीय प्रशासन जो है हमारा ज़िले का, उसका सहयोग लेते हुए MRF सेंटर बनाएंगे, जहाँ पर कोई कूड़े को कलेक्ट करके वहाँ डंप नहीं किया जाएगा। वहाँ जो सूखा कूड़ा जाएगा छट करके उनको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करते हुए, जैसे पॉलीथीन है उसको अलग निकालना, लोहा, प्लास्टिक या तांबा, वायर, प्लास्टिक, जूता, चप्पल जो भी होते हैं अलग अलग कैटेगरी के उनको सेग्रीगेट करके और उनको विक्रय के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप ये सुनिश्चित मानिए कि वहाँ पर कूड़ा कोई डंप नहीं होना है, वो पड़ेगा, वहाँ छटाई होगी, छटाई होने के बाद जो प्लांट होगा उसमें प्रोसेसिंग का, जैसे श्रेडर है, श्रेडर में हम प्लास्टिक को डालेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। एक मशीन बहुत अब अवेलेबल है मार्केट में, उस ग्रेन्यूल्स को जो प्लास्टिक के जो श्रेडर से कटेंगे उनसे ग्रेन्यूल बनेंगे, ग्रेन्यूल से प्लास्टिक ईंट बनेगी। तो जो भी हमारा अपशिष्ट प्लास्टिक के रूप में निकलता है उससे पर डे 100 या 200 ईंट बनने की संभावना है। हमारे नगर से जितना भी प्लास्टिक उत्सर्जित हुआ उसको सेग्रीगेट किया, धुलने के बाद उसको श्रेडर में डालेंगे, श्रेडर से फिर उसको कटिंग करके ग्रेन्यूल्स बना के फिर उसको मोल्डिंग में ले जा कर के ईंट बना देंगे। अभी इसका प्रशिक्षण भी हम लोगों को लखनऊ में दिया गया था और वहाँ से धनराशि भी अब मुक्त की गई है। तो इस तरह का प्लांट बनेगा जो लोगों के मन में जो एक जिज्ञासा है, जो एक भय है कि वहाँ कूड़ा इकट्ठा होगा, फॉल स्मेल आएगी, लोगों का जीवन बदहाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को प्रोसेस करने के लिए वहाँ मशीनें लगाई जाएंगी। कोई भी किसी तरह का वहाँ पर सेग्रीगेशन किया हुआ कूड़ा डंप नहीं होगा। अगर कोई वेट वेस्ट है, गीला वेस्ट है, उसके लिए अलग जगह चिन्हित की जाएगी, वहाँ से वो ले जा कर के गीला कूड़ा उनमें उनका कंपोस्टिंग होगी, कंपोस्टिंग भी किसानों के काम आएगी। तो जिस तरह से जो शहर का कूड़ा निकलता है 100% उसका सेग्रीगेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसका निपटान होगा। कूड़े की जब हम बात करते हैं तो नगर पंचायत राया की या किसी भी पंचायत या पालिका की रीढ़ की हड्डी होती है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों का एक, मैंने जब मेरी अलग अलग विभिन्न कर्मचारियों से बात होती है तो आपके प्रति एक विशेष प्रेम दिखाई देता है, विशेष लगाव उनका दिखाई देता है। तो कैसी बॉन्डिंग रही सफाई कर्मचारियों के साथ? सफाई कर्मचारियों को कभी कर्मचारी नहीं माना, वो हमारी ही बॉडी के अंग हैं और जब तक हम अपने अंगों की तरह ही उनको प्रेम करेंगे। अगर हमारी कहीं उंगली में दर्द है तो सबसे पहले हम उस पर मरहम लगाने की, पट्टी बांधने की कोशिश करते ताकि वो दर्द बंद हो। तो जब तक एक अधिकारी अपने कर्मचारी को अपने ही शरीर का अंग मानेगा तो निश्चित ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और कभी कर्मचारियों से अधिकारी को और अधिकारी से कर्मचारी को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो उसी रणनीति पे हम लोगों ने काम किया, मैंने काम किया। कभी मैं की भावना से काम नहीं बल्कि हम की भावना से कर्मचारी और हमारे बीच कार्य हुआ, इसलिए बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। कभी किसी कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। नगर पंचायत बलदेव के भी शासी अधिकारी आप रहे, उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? बलदेव धार्मिक नगरी है, धार्मिक स्थल है। बलदेव में मुझे सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा सुनहरा सुअवसर प्राप्त समझता हूँ कि ब्रज के राजा ठाकुर दाऊजी महाराज ने मुझे अपने निज चरणों की सेवा का मौका दिया और एक बार नहीं दिया, 2 बार दिया। एक बार रहा मैं लगभग 8 महीने, उसके बाद मेरा अस्थायी रूप से अटैचमेंट सौंक कर दिया गया, सौंक से फिर बुला लिया तो बहुत प्रसन्न रहा। वहाँ पर जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही मधुर रहा और मधुर स्मृतियाँ मेरी बलदेव की सदैव जहन में रहेंगी। वहाँ के जनता का जितना प्रेम मिला, शायद है ब्रज से ज़्यादा इतना प्रेम और कोई नहीं दे सकता जितना बलदेव वाले दे सकते हैं। तो बलदेव की कार्यशैली, बलदेव का कार्यकाल मुझे सदैव याद रहेगा। जाते जाते फिर राया पर वापस आते हैं। राया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम आपके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाते थे, अभियान चलाए जाते थे, पॉलीथीन को लेकर अभियान चलाए जाते थे। अब जब आप राया से जा रहे हैं तो राया के लोगों को एक पूर्व शासी अधिकारी के तौर पर आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? राया की जनता बहुत समझदार है और इतनी समझदार है कि वो अपने हर समस्या का सही समाधान के लिए सही वक्त पर सही निर्णय करती है। जो भी समस्याएं हैं उनको जनता से मेरी अपील है कि शासन और प्रशासन के समक्ष समय पर प्रस्तुत करती रहे और नगर पंचायत का सदैव सहयोग जिस तरह से इन 5 वर्षों में जनता ने किया है, मैं आशा करता हूं कि हमारी जनता इसी तरह से नगर पंचायत का सहयोग करती रहेगी और
इसी तरह से नगर पंचायत और जनता का सामंजस्य बना रहेगा। एक बात अभी आपने जब वहाँ आप विदाई समारोह के दौरान बोल रहे थे तो आपने कहा कि कुछ लोगों से या कुछ लोगों को कहीं ऐसी चीज़ें रहीं कि उन लोगों को दिक्कत हुई या संबंधों में कहीं दिक्कत हुई, तो क्या कहना चाहेंगे कि जाते समय क्या ऐसा कारण था कि ये बात आपके द्वारा कही गई कि अगर ऐसा कुछ है तो मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें उन तक पहुँच जाएँ, और आप उन चीज़ों के लिए माफ़ी का शब्द का प्रयोग भी कर रहे थे? जहाँ तक समस्या वाली बात है वो मैंने मैसेज इसलिए दिया है कि मैंने कभी भी इन 5 वर्ष के दौरान कोई भी कार्य प्रतिशोध या व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत अपने हितों पर या अपने मन पर कुठाराघात के रूप में नहीं लिया। प्रशासनिक दायित्व के दौरान कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो शासन के हित में करने होते हैं, लेकिन वो जनता के हित में नहीं होते। और जब कोई निर्णय जनता अपने हित में नहीं देखती है तो स्वाभाविक है कि वह प्रशासन को कोसे या अधिकारी को कोसे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कोई भी ऐसा किसी से ईर्ष्या या द्वेषभाव नहीं रहा। कोई भी अगर कार्यवाही जनता के ऊपर की गई, प्रशासनिक और शासन के निर्देशों के अनुरूप की गई है। व्यक्तिगत मंशा से मैंने किसी को ऐसा ठेस या आहत पहुंचाने के लिए कार्य नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को कार्यशैली से कोई परेशानी हुई, उसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता था कि वह मेरा स्वयं का निर्णय नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत कोई भी कार्य किया गया है और उसको जनता व्यक्तिगत उस पर न ले। मतलब शासन के हित में भी कहीं ना कहीं जनता का हित निहित होता है, केवल उसको देखने की या समझने की नज़रिए का फ़र्क है। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, शासन के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित है और उसका प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। आज भी वह अभियान चल रहा है, आरंभ 2 के नाम से चल रहा है। समय समय पर इसके नाम भी बदलते रहे हैं और इसी के तहत जब बाज़ार में दुकानदारों से छापेमारी करके उन पर जुर्माना वसूल किया जाता है तो स्वाभाविक है उनकी आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन वह शासन और कहीं न कहीं जनता के हित में किया गया वो कार्य होता है, उसको जनता नेगेटिव सोचती है। उसके लिए भी मेरा यही अनुरोध है कि इस तरह के जो शासन के और प्रशासनिक जो निर्णय है उनमें जनता साथ दे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करे। अपनी दुकानों से बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं बाज़ार में, उनका इस्तेमाल करें। मैंने तो सदैव ये एक आग्रह भी किया, अपील की हाथ जोड़कर कि अगर आपके पास जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन या कैरी बैग अगर आप रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। मैंने अनुरोध ये किया कि आप अपने आइटम पर 1 रुपया बढ़ा दीजिए, लेकिन आप शासन के नियमों का पालन कर लीजिए, तो उससे शासन के नियमों का पालन के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। पॉलीथीन का यूज़ ना करें। आज 1 रुपया अधिक खर्च किया गया, अगर हमारी आने वाली संतानों, आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद है तो हम 1 रुपया खर्च करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी समझदारी है। तो यही मैं आग्रह करता हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, पॉलीथीन का व्यापारी बंधु कोई प्रयोग ना करें और जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स हैं उनका इस्तेमाल करें, भले ही उस पर कुछ चार्ज हमको अधिक करना पड़े। एक और प्रमुख चीज़, जब आप जा रहे हैं तो आपके जाने के लगभग 10 या 12 दिन बाद ही ब्रज 84 कोस की यात्रा शुरू होने वाली है और मैं मानता हूँ शायद आपके कार्यकाल में एक बार पहले भी ब्रज 84 कोस की यात्रा रही है। इस दौरान शासन का निर्देश भी आया है कि सड़क पर जो अतिक्रमण हो रखा है उन्हें हटाया जाए, नगर पंचायत द्वारा उन्हें हटवाया जाए। ब्रज 84 कोस यात्रा से जुड़े हुए क्या ऐसे अनुभव हैं जो एक अपील या मैसेज के तौर पर वो भी आप जनता से कहना चाहेंगे, या जो नवागत अधिशासी अधिकारी आने वाले हैं वो उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट राय में कर पाएँ? अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही, जिस दिन मैं कार्यमुक्त हुआ हूँ, उस समय अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको निर्देश भी दिया है और चेयरमैन साहब से भी अनुरोध किया है कि ब्रज 84 कोस जो यात्रा प्रारंभ होने वाली है अधिक मास में, जो दूसरा सावन लगने जा रहा है, उसके लिए तैयारियां अभी से हमको स्टार्ट करनी है। और जहां तक अतिक्रमण की बात है, मुरादी कराई गई है और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हुए जो मुख्य परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रकाश व्यवस्था है उसके तहत लाइटों की मरम्मत करा दी गई है और इसके बावजूद भी अगर कोई ख़राब है तो उसका नियमित मॉनिटरिंग करा के उसको जल्दी सही करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो पेयजल व्यवस्था है उसमें हैंडपंप हमारे लगभग सारे सही हैं। इसके बावजूद भी जगह जगह पर 4 जगह हमारे टैंकर भी खड़े होते हैं पेयजल के। मार्ट रोड पे 2 खड़े होते हैं, एक हमारा खड़ा होता है नेहरू पार्क पे और एक यहाँ बलदेव रोड पे। तो वो चारों टैंकरों की भी व्यवस्था
सही है, हमारी दुरुस्त करा दी हैं। कोई भी टैंकर लीकेज की स्थिति में नहीं है, वो सारे सही करा दिए हैं और आशा करता हूँ कि ब्रज 84 कोस में श्रद्धालुओं को आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। RNTV की तरफ से भी आपको और एक राया के लोगों की तरफ से भी मैं माध्यम बनते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। अधिकारियों की चाहत रहती है कि उनका कार्यक्षेत्र कभी भी अपनी नौकरी के दौरान मथुरा रहे, तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और अब तो एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। पहला ही मौका आपको मिला कि नगर पंचायत राया में आपको कार्य करने का मौका मिला, बलदेव में कार्य करने का मौका मिला। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत राया के पूर्व शासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित जी। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें रहीं उनको हमारे साथ साझा किया। आप तक ये चीज़ें RNTV के माध्यम से पहुंचेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।